कल मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है भाई। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई मेरे साथ सारी प्रॉब्लम क्यों आती है। भाई इस बॉर्डर पे सिर्फ जो है लाओस वीज़ा ऑन अराइवल नहीं देता है। इसीलिए भाई मैंने सोचा है कि मैं हनोई निकल जाता हूँ, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम आपको पता है आती रहेगी। क्योंकि इंडियन पासपोर्ट है मेरे पास, ये देख सकते हो, इसका पैर बांध रखा है अगर आपको दिख रहा हो तो। क्रेजी भाई, अलग ही शौक है वियतनाम के लोगों के। फाइनली भाई एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गया हूँ। शुक्र है कि भाई इंडिया की तरह नहीं है ये एयरपोर्ट, क्योंकि इंडिया के एयरपोर्ट में तो आप बिना टिकट के एंटर नहीं कर सकते हो। और भाई फ्लाइट जो है मेरी रात को 8:50 की है, अभी शाम के बज गए हैं 6। आप सभी को राम राम भाइयों, और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है वियतनाम की माय चाओ सिटी से, जो कि आपने पिछली वीडियो में देखी थी। आज का जो हमारा सफ़र है वो शुरू हो गया एक नई कंट्री की तरफ, जिसे बोलते हैं द लैंड ऑफ मिलियंस ऑफ एलिफेंट। क्योंकि भाई उस कंट्री के अंदर मिलियंस की क्वांटिटी में एलिफेंट सच में हैं, और उसे इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि भाई मैं जा रहा हूँ लाओस के अंदर, और लाओस का जो नाम है वो है लाजांग, और लाजांग का मतलब होता है द लैंड ऑफ मिलियंस ऑफ एलिफेंट। तो भाई अब मैं साइकिल पे तो जा नहीं रहा हूँ, मैं आया था माय चाओ सिटी के अंदर एटीएम से कुछ पैसे निकलवाने और बॉर्डर की बस पता करने के लिए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ लैंड बॉर्डर क्रॉस करने आज के दिन। क्योंकि मेरा कल जो है वियतनाम का वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, उससे पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो भाई मैंने सब जगह पता कर लिया, कोई भी जो बस है मुझे नहीं मिली, उस बॉर्डर की डायरेक्शन में जा ही नहीं रही है। जो मैं बॉर्डर क्रॉस करने वाला हूँ वो है नामियो, उस बॉर्डर का नाम है, लेकिन कोई भी सिंगल बस मुझे जो है नहीं मिली जो उस डायरेक्शन में भी जा रही हो। अब भाई सबसे नज़दीक बॉर्डर वही है, लगभग 120 किलोमीटर दूर है। तो मुझे लगा कि भाई वही बॉर्डर क्रॉस करना अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरी बॉर्डर जाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा और हो सकता है कि मुझे बस मिले ना मिले। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे हॉस्टल में वापस, और मेरे हॉस्टल वाले भाई से पता करता हूँ कि भाई मुझे बताओ बस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर मुझे टैक्सी दिलवा दो, क्योंकि टैक्सी ही आखिरी ऑप्शन बचता है और कोई ऑप्शन बचता नहीं है मेरे पास। और मैं कोई बंदा देखता हूँ जो कोई मेरे साथ जाने को तैयार भी हो जाए, तो टैक्सी का जो पैसा है वो शेयर हो जाए। भाई सही बताऊँ, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरे को वियतनाम के अंदर भी इस तरह टैक्सी लेकर लैंड बॉर्डर क्रॉस करनी पड़ेगी। क्योंकि आपने देखा है मेरी अफ्रीका की वीडियोस में कोई बस मिलती नहीं थी, कभी बाइक पे मुझे क्रॉस करनी पड़ती थी, कभी टैक्सी में, कभी बस में, कभी कैसे ही बड़ी मुश्किल से मैं क्रॉस करता था। और वैसी ही हालत मेरे को वियतनाम में हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। चलो भाई जो भी रहेगा, आपको तो मज़ा ही आएगा ना वीडियो में देखने में। तो चलते हैं भाई हॉस्टल में वापस। और अभी मैं मेरे गांव की तरफ वापस जा रहा हूं माय चाओ सिटी से। देख सकते हो आप, काफ़ी हरा भरा एरिया आपको चारों तरफ दिखेगा, बढ़िया धूप निकली हुई है। कुछ दिनों के बाद आज आपने मेरे को बिना स्वेट शर्ट के देखा है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी थी यहाँ पर, तो स्वेट शर्ट उतारने का मौका ही नहीं मिला। तो आज का दिन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। देख सकते हो सामने आपको बस लगी हुई दिखी है, मैंने उस बस स्टेशन में भी पता कर लिया भाई, कोई भी जो बस है ना वो बॉर्डर की तरफ जा ही नहीं रही है। मैंने सोचा था मैं हिच हाइक भी कर लूँगा, लेकिन हिच हाइक का भी कोई ऑप्शन नहीं मिला है मुझे। और जो सामने आप देख रहे हो उस गांव के अंदर मैं रुका हुआ हूँ। देख सकते हो भाई बहुत ही खूबसूरत गांव है। अगर आप इस गांव में आओ तो इस रेस्टोरेंट के अंदर ज़रूर खाना खाना, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनता है इस सामने वाले रेस्टोरेंट के अंदर। और ऐसी कुछ राइस फील्ड आपको चारों तरफ यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन भाई वियतनाम के अंदर ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, आप जहाँ पर भी देखोगे ना इस गांव के अंदर आपको लेडीज़ ही काम करती दिखेगी। यहाँ तक कि फील्ड्स के अंदर भी, रेस्टोरेंट के अंदर भी, होटल के अंदर भी, सब जगह पता नहीं बंदे यहाँ के कर क्या रहे हैं भाई। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि यहाँ के जो जेंट्स है वो क्या काम करते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की पता करने की, आपको पता ही है लैंग्वेज बैरियर है भाई, यहाँ के लोग जो है वियतनामीज़ बोलते हैं और मुझे वियतनामीज़ आती नहीं है। तो इसीलिए जो है मेरे को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कल रात को जो है ये मार्केट में आपको अच्छे से दिखा नहीं पाया था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज सुबह आपको थोड़ी बहुत मार्केट दिखा देता हूँ। और ये जो घर स्टिक के ऊपर बने हुए हैं इस मार्केट के अंदर, वो भी मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो सारे के सारे घर जो है इसी तरह स्टिक के ऊपर बने हुए हैं। और आप ये जो देख रहे हो कोज हाउस, ये मेरा हॉस्टल था, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था भाई। और सारी गलियां जो है वो सेम की सेम, सारे के सारे घर इसी तरह बने हुए हैं। और ये जो आप साइकिल देख रहे हो भाई, मेरे होटल के प्राइस के अंदर ये फ्री में मिलती है। और जो मेरे को हॉस्टल मिला है वो लगभग ये मान लो $5 का पड़ा है। और
जिसमें कि ब्रेकफास्ट भी फ्री था और ये साइकिल भी जो है वो बिल्कुल फ्री थी। पार्किंग में लगा देते हैं आप साइकिल और फिर यहाँ से निकलते हैं अपना सामान पैक करके एक नए देश की ओर। चलिए भाई, अपनी टैक्सी आ गई है, बैठते हैं टैक्सी के अंदर। सामान मैंने सारा रख लिया है, लगभग 2.5 से 3 घंटे लगेंगे और मैं पहुंच जाऊंगा। और भाई रास्ते में मेरे को बहुत काम भी करना है, थंबनेल वगैरह बनाना है वीडियो का, तो आराम से बैठते हैं और निकलते हैं भाई। खूबसूरती देख रहे हो वियतनाम की, ये है असली वियतनाम। आज तक मैंने इतना बड़ा बैम्बू फॉरेस्ट कभी नहीं देखा भाई। पूरे रास्ते जो है आपको बैम्बू ही बैम्बू ट्री दिखेंगे। अभी तो यहाँ का फॉरेस्ट फिर भी चेंज हो गया है, लेकिन नीचे देखो आप सारे के सारे जो है बैम्बू ट्री, और पीछे लगभग 30-40 किलोमीटर से बैम्बू फॉरेस्ट ही चलता आ रहा था। लेकिन भाई आजकल जब भी हम वियतनाम का नाम सुनते हैं ना, तो सबसे पहले पार्टी आती है या प्रोस्टिट्यूशन आता है, लेकिन वो नहीं है भाई असली वियतनाम। असली वियतनाम का कल्चर है, इनका खाना पीना है। वियतनाम बहुत ज़्यादा सुंदर कंट्री है और यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। सच में भाई, अगर कभी मौका मिले ना तो वियतनाम के अंदर एक रोड ट्रिप करके देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। खुद ऑर्गेनाइज किया करो अपनी ट्रिप, किसी भी ट्रिप एडवाइज़र या फिर जो होते हैं ना ये मेक माई ट्रिप, इनसे कोई ज़रूरत नहीं है आपको ट्रिप ऑर्गेनाइज करने की। जब तक आप खुद ट्रैवल नहीं करोगे, खुद प्लानिंग नहीं करोगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि एक एक चीज़ जो है आप अपनी मर्जी से करोगे। क्योंकि ट्रिप में क्या होता है कि भाई सब कुछ प्लान्ड होता है, प्लानिंग के हिसाब से चलने में लाइफ में मज़ा नहीं है भाई। अनप्लान्ड जो लाइफ है, रियलिटी वही है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। तो वही तो रियलिटी है ना भाई। तो मज़े करो लाइफ में और ऐसी ऐसी जगह ट्रैवल करो भाई। बहुत सुंदर है। कमेंट करके आप बताना कि मतलब कि कैसा लगा। आप एक बार देखो यार, क्या सुंदर है। वहाँ पर मेरी टैक्सी खड़ी है नीचे, भाई मेरे वहाँ खड़े हैं। क्रेजी लेवल का एक्सपीरियंस है भाई। मैंने सोचा नहीं था कि वियतनाम इतना ज़्यादा सुंदर होगा। और आगे भी भाई लाओस में जब मैं एंट्री करूँगा, वहाँ पर भी आपको ये बैम्बू ट्री ही दिखेंगे, क्योंकि बैम्बू राइस, जो स्टिकी राइस जो है वो लाओस के फेमस है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है लाओस के अंदर ही खाए जाते हैं वो। तो चलिए भाई, यहाँ से सिर्फ लगभग 1 घंटे का रास्ता बचा है, फिर बॉर्डर पहुँच जाएंगे। कोई गाड़ी, सिंगल गाड़ी आपको नहीं दिखेगी भाई इस रास्ते से। मतलब बिल्कुल लश ग्रीन फॉरेस्ट के बीच में से हम निकलते हुए जा रहे हैं। एक सिंगल गाड़ी नहीं मिली। पहले मैं सोच रहा था हिच हाइक कर लूँगा, लेकिन कोई चांस ही नहीं भाई हिच हाइक करने का, कोई गाड़ी ही नहीं जा रही है। चलते हैं अभी टैक्सी में बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि भाई शाम के बज चुके हैं 3 और 7 बजे जो है शाम को बॉर्डर बंद हो जाती है। तो इसलिए 4 बजे जल्दी पहुंचने में ही फ़ायदा है, क्योंकि कहीं दिक्कत हो जाए। क्योंकि मेरे पास डॉलर नहीं है, मेरे पास वियतनाम की लोकल करेंसी है, वो चेंज करानी पड़ेगी लाओस की करेंसी में, और फिर जाकर जो है वीज़ा लेना पड़ेगा। वीज़ा की पेमेंट क्या पता डॉलर्स में ले। तो जो भी प्रॉब्लम हो, जितना जल्दी पहुँच जाए तो उस प्रॉब्लम को सोल्व भी कर पाए। फाइनली भाई नामियो बॉर्डर टाउन के अंदर मैं पहुंच गया हूं। आप देख सकते हो चारों तरफ आपको वियतनाम ही वियतनाम के फ्लैग दिखेंगे। भाई इतनी बॉर्डर क्रॉस कर ली है ज़िंदगी में, सही बताऊं तो आजकल तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मतलब सही बताऊं तो कि अलग देश में जा रहे हैं। मतलब कि इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं होती आजकल, तो नर्वसनेस होने लगी है भाई। कोई ज़्यादा दिक्कत ना कर दे बॉर्डर पे, मतलब कि क्योंकि आपको पता ही है यार, इंडियन पासपोर्ट है एक, मतलब कि थोड़ी बहुत नर्वसनेस रहती है। जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी भाई, आपको पता ही है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वीज़ा ये थोड़े डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ऐसी चीज़ें होती है जिनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कभी ना कभी आ ही जाती है, और हमेशा आती रहेगी। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो इन प्रॉब्लम्स को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप ट्रैवल कर पाओगे। थोड़ा सा टाउन भी आपको मैं बाहर से दिखा देता हूँ। नॉर्मल बाकी टाउन जैसा ही टाउन है, बस यहाँ पर जो घर है वो ज़मीन पर बने हुए हैं, लकड़ी के ऊपर टंगे नहीं हुए हैं। जैसे बाकी टाउन के अंदर मैंने आपको दिखाया था, माई चाओ के अंदर सारे के सारे घर थे जो डंडों के ऊपर टंगे हुए घर थे। यहाँ पर ऐसा एक भी घर आपको नहीं दिखेगा, देख सकते हो आप। बाकी सब कुछ मैं आपको बता दूंगा भाई। यहाँ पर आपको सिम कार्ड वगैरह कैसे मिलेगी, सब सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में, वीज़ा का क्या प्रोसेस रहता है, सब कुछ जो है डिटेल में। देखो भाई बस खड़ी तो है यहाँ पर,
लेकिन अब जाती कहाँ है उसका पता नहीं है। cửa khẩu đây à anh? फाइनली भाई लाओस वियतनाम की बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। ये मेरे टैक्सी वाले भाई थे, इन्होंने मेरे को यहाँ पर छोड़ दिया है। ये गाड़ी है, अब चलते हैं ऑफिस के अंदर, देखते हैं भाई कैसी प्रोसेस रहती है। बहुत ज़्यादा शांति है, कोई सिंगल भी मतलब बंदा नहीं है। वैसे क्या होता है कि आपको बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है, ट्रक खड़े मिलते हैं, लेकिन इस बॉर्डर पे कुछ भी नहीं है। एक तरीके से भाई बिल्कुल मैंने बढ़िया बॉर्डर चूज़ किया है, बिल्कुल शांति से क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बॉर्डरों पे भीड़ लगी होती है। और अपने को यहाँ पर ये बस खड़ी मिल गई है, ये बस भी मिल जाएगी शायद। मैं जो लाओस में आगे जहाँ भी जिस शहर में जाना चाहता हूँ वहाँ पर अपने को पहुँचा देगी। देख सकते हो सामने ही खड़ी है बिल्कुल बस। भाई पीछे देख रहे हो ना, ये बॉर्डर है, और अभी मैं इस बॉर्डर से वापस जा रहा हूँ। पता है किधर जा रहा हूँ? वियतनाम के अंदर। कल मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई मेरे साथ सारी प्रॉब्लम क्यों आती है। भाई इस बॉर्डर पे सिर्फ जो है लाओस वीज़ा ऑन अराइवल नहीं देता है, बाकी बॉर्डर से आपको मिल जाएगा। लेकिन भाई मैंने सब जगह चेक किया है, यहाँ तक कि इस बॉर्डर के रिव्यू चेक किया है, लोगों ने ऑन अराइवल वीज़ा लिया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने मुझे एंट्री नहीं दी है, यहाँ पर एक बंदा और भी था, वो अमेरिका से था, उसको भी एंट्री नहीं मिली है। मतलब चलो इतना तो शुक्र है कि भाई सबको बराबर ट्रीट किया है इन्होंने। पर लेकिन भाई बाकी बॉर्डर्स की मैंने लिस्ट देखी थी, मतलब रिव्यूज़ देखे गूगल मैप पे, सब पे करप्ट आ रहा था। और ये बॉर्डर भी भाई मैंने इसीलिए चूज़ की थी, इतने ज़्यादा जो रिव्यू है इतने ज़्यादा गलत नहीं है। और सबसे पास में यही बॉर्डर पड़ रही थी यार। नॉर्मली बंदा क्या है कि जो सबसे ज़्यादा पास पड़ेगी उसी बॉर्डर पे जाएगा ना। अब किसी को पता थोड़ी होता है कि कौन सी बॉर्डर पे वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा और कौन सी पे नहीं मिलेगा, या तो ढंग से मेंशन किया हो। इनकी वेबसाइट भी लाओस वालों की मैंने खोल के देखी, कोई वेबसाइट ऐसी नहीं है भाई जो आपको ये बताती हो कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल इस बॉर्डर से नहीं मिलेगा। लेकिन आप नोट कर लो भाई, आपको जूम करके दिखा देता हूँ, बॉर्डर नामियो, इस पे आपको एंट्री जो है ऑन अराइवल नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, यहाँ से इन्होंने एग्ज़िट की स्टैंप भी नहीं मारी। ये इतने अच्छे बंदे थे, कहते तुम्हें ज़्यादा ही विश्वास नहीं है हम पे, तो तुम ऐसे करो, मैं तुम्हें लाओस के तक ले जाता हूँ, तुम अपना सामान यहीं पे छोड़ दो। और एक बंदा मेरे साथ चला गया, वहाँ पे जो बंदा था वो अच्छी इंग्लिश बोल सकता था। मैंने उससे बात की तो वो बोलता कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैंने उससे अच्छे से बात की, उसने बोला कि नहीं, उसने मेरे को बोला कि नहीं भाई ठीक है उसने मेरे को बोला कि भाई नहीं, आपको मिल नहीं सकता है वीज़ा ऑन अराइवल, इस बॉर्डर पे अलाउ ही नहीं करते हैं गवर्नमेंट, तो हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, चलते हैं अब वापस, देखते हैं कोई क्या करेंगे। अब कल वीज़ा तो एक्सपायर हो रहा है। मैंने इनसे ये भी पूछने की कोशिश की भाई वीज़ा ओवर स्टे करते हैं तो कितनी फ़ीस लगेगी, तो इन्होंने ये भी कुछ नहीं बताया। बॉर्डर से वापस आ गया हूँ। ये जो सामने आप रेस्टोरेंट देख रहे हो, यहाँ पर सोच रहा हूँ कि कुछ खाना पीना कर लेते हैं। और सामने एक बस स्टेशन भी दिख रहा है, देखो जो पहले मैंने आपको दिखाया था, तो वहाँ पर बस पता कर लेते हैं भाई कि जाना कहाँ है। मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा है अब। और एक जो प्रॉब्लम, मैं भाई सही बताऊँ ना, कसम से झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सोचा था कि मैं 18 को आखिरी दिन क्रॉस कर लूँगा, एक दिन और इन्जॉय कर लेते हैं वियतनाम। सही किया मैंने 17 को आ गया मैं यहाँ। 18 को आता तो बिल्कुल ही फंस जाता। अब देखो मैंने इनसे पता तो किया कि भाई आप बता दो कि मेरे को कितनी फ़ीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी अगर मैं ओवर स्टे करता हूँ। तो कहता नहीं, हमें नहीं पता है इसके बारे में, आप जाओ। मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग यहाँ से क्रॉस करते ही नहीं है। हनोई, बस हनोई, हनोई, नो नो। चलो भाई अब देखते हैं। बंदे तो यहाँ मुझे नहीं लगता भाई इस बॉर्डर से कोई भी क्रॉस करता है, या तभी तो इनको बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है। देख सकते हो आप, रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर। मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पर सामान ले आता हूँ मैं यार। ये बस खड़ी है पर लेकिन कोई बंदा ही नहीं है यहाँ पर। इस पर सिर्फ ये लिखा हुआ है वियतनाम लाओ। भाई कसम से मजाक नहीं कर रहा यार, इतनी जगह प्रॉब्लम हुई है ना मुझे, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि किसी और ट्रैवलर को इतनी जगह प्रॉब्लम हुई होगी। जहाँ जाऊँ वहीं फंस जाता हूँ। भाई सही बताऊँ, मैंने बहुत देर बैठकर मंथन किया है और मैंने सोचा है कि भाई कि क्या कर सकता हूँ मैं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं दूसरी बॉर्डर पहुँच जाऊँ, क्योंकि ऐसी जगह मैं खड़ा हूँ जहाँ से कि आपको बस भी नहीं मिलती है कहीं पर भी जाने की। सिर्फ बस जो मिलेगी वो इनकी कैपिटल हनोई की मिलेगी, या फिर पास में आसपास में जो छोटे टाउन है। दूसरी बॉर्डर पे तो मैं किसी हालत में पहुँच ही नहीं सकता, क्योंकि सारी जो बॉर्डर है वो पहाड़ों के अंदर है। और मेरे को अब ये भी तो नहीं पता ना कि कौन सी बॉर्डर के ऊपर जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं और कौन सी पे नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस टाउन में अगर मेरे को हनोई की बस मिल जाए, कल सुबह की मिल जाए, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं फ़्लाई कर लूँगा,
क्योंकि वही एक ऑप्शन है कि मैं इस कंट्री से निकल जाऊं, क्योंकि अगर मैं कल सुबह निकलता हूं 8 बजे भी निकलूं, अगर 2-3 बजे भी मैं हनोई पहुंच जाता हूं, क्योंकि यहाँ से लगभग 6 घंटे का रास्ता है हनोई का, क्योंकि लगभग 250 से 300 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से फिर मैं फ़्लाई कर सकता हूँ हनोई कैपिटल से कोई और देश में, क्योंकि जिस भी देश की मेरे को सस्ती फ़्लाइट मिलेगी, क्योंकि आसपास थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, वो कंट्री जो है अपने को वीज़ा ऑन अराइवल देती है फॉर श्योर। और अगर लाओस की फ़्लाइट सस्ती मिली तो मैं डायरेक्ट लाओस में ही चला जाऊँगा, और अगर थाईलैंड की सस्ती फ़्लाइट मिली तो मैं थाईलैंड पहुंचकर वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा लाओस के लिए, क्योंकि लाओस ऐसी कंट्री है जो मैंने पिछली बार जब मैं आया था साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मैं आपको दिखा नहीं पाया था। इस बार भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो भाई बड़ा मुश्किल है यार लाओस के अंदर ट्रैवल करना मेरे लिए। कुछ कंट्रियाज़ होती है भाई वो आपको अलाउ ही नहीं कर पाती है, मतलब वो कहते हैं ना कि जब संजोग बनेंगे आपके तभी आप जो है उस कंट्री में जा सकते हो। ये देखो भाई मैं इनसे पूछ रहा हूँ हनोई की बस कब मिलेगी, तो ये बोल रहे हैं कि अभी कोई बस नहीं है, कल टुमारो मिलेगी। तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ एट व्हाट टाइम आई कैन गेट ए बस टुमारो। ये देखो भाई मैं मेरे फ़ोन में ट्रांसलेट कर रहा हूँ और वो अपने फ़ोन में ट्रांसलेट कर रहे हैं। मॉर्निंग ओके आई वांट टू नो टुमारो मॉर्निंग और टुमारो मॉर्निंग 9 फॉर श्योर बिकॉज आई वांट टू go tomorrow and I want to reach Hanoi tomorrow. Ok, chắc chắn ngày mai có. Okay. Ok. Okay. Ở đây tôi có. And what time I will reach Hanoi if I will leave at 9? ये देखो भाई मेरे को ओके ओके ये भाई मेरे को गेस्ट हाउस भी बेचने की कोशिश कर रहा है। वेट फर्स्ट व्हाट टाइम। ओके ये भाई अभी पूछ के बता रहा है बस के ड्राइवर से कि बस कितने बजे पहुंच जाएगी। तो भाई सही बताऊं बहुत दिक्कतें होती है यार, सही बताऊं मतलब कि बंदा कई बार क्या होता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं छोड़ दूं यार ट्रैवल करना, मतलब पर फिर बाद में जो एक्साइटमेंट होती है कंट्री में एंटर हो जाते हैं बंदा इतनी प्रॉब्लम सोल्व करके। भाई देखो ढंग से लैंग्वेज तो समझ नहीं आती है मेरे को, आपको पता है ट्रांसलेशन भी जो है वो ढंग से नहीं होती है गूगल ट्रांसलेट से, लेकिन उस बंदे ने मुझे बता दिया कि भाई अगर आप सुबह 9 बजे निकलोगे 10, 11, 12, 1, 2, 3 एग्जैक्टली 3 बजे आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। अगर मैं 3 बजे भी पहुँचता हूँ तो मेरे पास लगभग 6-7 घंटे, रात को 12 बजे तक मैं कंट्री छोड़ सकता हूँ, क्योंकि 18 तारीख तक का मेरे पास वीज़ा है। तो जो भी फ़्लाइट मिली मेरे को मैं ले लूँगा। और यहाँ पर रुकने का भी मैंने पता कर लिया इस टाउन में, और वो बोल रहे हैं कि आपको 200 मतलब 2 लाख के अंदर यहाँ पर वो है रूम मिल जाएगा एक नाइट का। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार यहीं पे रुकने में फ़ायदा है, अब हनोई निकलने में ही फ़ायदा है और कोई फ़ायदा नहीं है भाई। यहाँ से दूसरी बॉर्डर पे धक्के खाऊंगा, इतना ज़्यादा टैक्सी का पैसा लग जाएगा। और पहली बात ये है ना अगर मेरे को लैंग्वेज आती होती ना तो मैं दूसरे टाउन में बस लेकर अलग जगह पहुंच जाता। इसीलिए भाई मैंने सोचा है कि मैं हनोई निकल जाता हूं, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम आपको पता है आती रहेगी, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट है मेरे पास। चलो फिर यहाँ तो इंडियन पासपोर्ट की कोई गलती भी नहीं है, यहाँ पर इंडियन पासपोर्ट को आप बिल्कुल गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन नॉर्मली जो है पहले भी दिक्कतें आई है, बहुत बार मैंने सोल्व करी है ऐसी दिक्कतें। अफ्रीका में कर ली यार, ये तो फिर भी साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ तो फ़्लाइट भी इतनी ईजिली मिल जाती है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती भाई। कोई भी प्रॉब्लम आए 5 मिनट आप शांति से बैठो, जो चीज़ आपको पसंद है ना वो खाओ पियो फिर सोचो, क्योंकि हड़बड़ी में जब भी आप डिसीजन लेते हैं वो गलत भी हो सकता है। अब मेरे पास टाइम की कमी है तो मेरे को थोड़ी सी तो जल्दी करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं करनी पड़ेगी, मुझे 5 मिनट में ही डिसीजन लेना है। ये होटल मिल गया है भाई, आपको रूम मैं दिखा देता हूँ, रूम नंबर 308, और देख सकते हो कुछ ऐसा रूम है। वो मेरा सामान पड़ा, ठीक ठाक रूम है भाई, नॉर्मली अच्छा कंबल वगैरह मिल गया, कुछ ऐसा टॉयलेट है। सुबह 9 बजे तो निकलना है भाई, शाम के 6 बज चुके हैं।
भाई अब देखो ऐसा एडवेंचर होता है ट्रैवलिंग में कई बार। मैं आपको पूरी स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बोल देते हैं कि कुछ भी कमेंट कर देते हैं। भाई एक बंदा जो ट्रैवलर होता है, इतने देशों में घूमता है, वो बहुत सी प्रॉब्लम से गुजरता है। अब देखो, अब आदी हो गए हम प्रॉब्लम के, ऐसी बात अलग है रहती है, लेकिन थोड़ा सा जब भी आप कमेंट करो थोड़ा सोच समझ के किया करो, क्योंकि हमने उस सिचुएशन से गुजरे हैं। हम एक घर पर बैठकर किसी चीज़ पे कमेंट करना और किसी सिचुएशन से गुजरने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वही बंदा समझ सकता है जो बंदा उस सिचुएशन से गुजरा है। किसी की दूसरे की सिचुएशन देखकर आप उसको जज नहीं कर सकते हो। तो चलो आपकी मर्जी है भाई, कमेंट तो आ रहा है, बुरा आए चाहिए अच्छा है, कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई प्रॉब्लम तो देखी जाएगी सॉल्व होगी या नहीं होगी। बैडमिंटन खेलना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर आ गया बैडमिंटन खेलने। पहले मैं थोड़ी देर खेल रहा था, रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, बाद में खेलेंगे थोड़ी देर इनके साथ। भाई लेकिन एक चीज़ मैं आपको फैक्ट बता दूँ, वियतनाम के जो लोग हैं ना, वो सबसे कम ओबेसिटी वाले लोग हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। मतलब सबसे जो फुर्तीले लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा गेम्स वगैरह खेलते हैं, जॉगिंग वगैरह करते हैं, वो वियतनाम में आपको मिलेंगे। कोई भी टाउन में चले जाना आप, कोई भी छोटे से छोटे टाउन में भी जाओगे ना, आपको जो एक्सरसाइज मशीन नहीं होती पार्क में लगी होती है, वो आपको लगभग हर जगह दिखेगी। और हर टाउन के अंदर, छोटे से छोटे टाउन के अंदर टेनिस के ग्राउंड या फिर बैडमिंटन के ग्राउंड आपको हर जगह मिलेंगे। आप देख सकते हो भाई कितने लोग जो है यहाँ पर खेल रहे हैं डेली। और ये सिर्फ इनकी लोकल दुकान है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो आप, वियतनाम पोस्ट जो कि गवर्नमेंट की जगह है। तो यहाँ पर ये लोगों ने अपना नेट लगा रखा है और खेल रहे हैं। और बाकी लोग भी समझते हैं यार इन चीज़ों को, और स्पेशली जो इनके पेरेंट्स वगैरह जो है, सोसाइटी के लोग हैं, वो इसको प्रायोरिटी देते हैं, तभी इतने लोग खेल पाते हैं। स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है वियतनाम के अंदर। बैडमिंटन खेल के भाई थक गया था, तो अभी फाइनली जो है इस रेस्टोरेंट के अंदर, जिस होटल के अंदर मैं रुका हूँ, वहाँ पे एक नीचे रेस्टोरेंट भी है, तो उसके अंदर जो है फ्राइड राइस मिल गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यही खा लेते हैं भाई। वैसे सही बताऊँ अच्छी स्मेल आ रही है, बढ़िया है। वो ग्रीन जो पत्ते थे उनसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये थोड़ी सी यहाँ पर चिली सॉस है। और सही बताऊँ वियतनाम के जो लोग हैं ना, वो इतना स्पाइसी और इतना सोल्टी खाना नहीं खाते हैं। आप जब भी ऑर्डर करोगे वियतनाम में खाना, आपको थोड़ा बहुत कुछ मसाला, मतलब मान लो, या फिर नमक मान लो, कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, या फिर ये सोया सॉस साथ में देते हैं, वो ऐड करनी ही पड़ेगी भाई। वैसे सही बताऊँ पूरा दिन एडवेंचरस निकल रहा है। बैडमिंटन भी खेल लिया, बॉर्डर प्रॉब्लम भी होगी, खाना भी नहीं मिला। चलो अब क्या कर सकते हैं। अब मिलता हूँ मैं कल सुबह आपको, खाना पीना करके आराम से सोएंगे और सुबह बस लेकर हनोई के लिए निकल जाएंगे। गुड मॉर्निंग भाइयों, अगले दिन की सुबह हो गई है और सुबह सुबह उठकर भागा हूँ भाई। रात को नींद बड़ी मुश्किल से आई यार, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, पता नहीं किस चीज़ का शोर आ रहा था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। और बेड भी जो था ना, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा बेड था, नींद आई नहीं। सुबह 5 बजे सोया हूँ। और जो होटल का बंदा था जिससे मैं बस के बारे में सब कुछ पूछ रहा था, उसने मुझे उठा दिया 8:30 बजे, क्योंकि ये बस जो है सामने आ गई थी। तो भाई ने कहा कि जल्दी उठो और सामान रखो। भाई बिल्कुल नींद भी नहीं खुली थी, कुछ नहीं किया, जल्दी जल्दी सामान पैक करके और बैठ गया। चलो शुक्र है भाई, हनोई पहुंच जाऊंगा मैं। बस सुबह सुबह आ गई है, देख सकते हो आप, काफ़ी बढ़िया बस है। अब प्राइस वगैरह का कोई आइडिया नहीं है भाई, कितने की बस है, कुछ भी आइडिया नहीं है। अंदर बैठा हूँ अभी, तो ढंग से नींद भी नहीं खुली है। और अभी जो बस है इस कैफ़े पे आके रुक गई है, आप देख सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से कॉफ़ी मिलती है तो जल्दी से कॉफ़ी ऑर्डर कर लेता हूँ, रास्ते में ही पी लूँगा। भाई रास्ते के अंदर छोटा सा रेस्ट एरिया है, मैं इस बस के अंदर आया था और इस बस में मेरे को हनोई जाना था, लेकिन रास्ते में भाई ने बोला कि भाई तुम यहाँ उतर जाओ और ये वाली जो बस है ना, वो डायरेक्टली जो है एयरपोर्ट जाएगी, आप इसमें बैठ जाओ। तो भाई मैंने इसमें सामान रख दिया, मेरा बैग बड़े वाला रख दिया, छोटे वाला बैग मेरे पास ये है। लेकिन जब मैं उस बस के अंदर घुसने लगा तो ड्राइवर ने मना कर दिया, बैठने ही नहीं दिया। वो कह रहा है ये बस नहीं जाएगी, दूसरी बस जाएगी। अब पता नहीं भाई, सामान इसमें रख दिया, बैठ के किसी और बस में जाना मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लैंग्वेज मेरे को आती नहीं है। क्रेजी भाई। या तो ऐसा हो सकता है इसने बोला है कि आप 2 मिनट रुको, हम पेट्रोल डला रहे हैं, उसके बाद बैठ जाना, शायद ऐसा हो सकता है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है भाई। मैंने ट्रांसलेशन करके भी पूछा, उसने बोला है कि नहीं नहीं जाओ इसके साथ। अब मैं भाई मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं क्या करूँगा, थोड़ी देर वेट करते हैं। लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ भाई यहाँ पर, ये देखो,
मैंने वियतनाम के अंदर हर जगह देखा है कि लोग जो है मतलब कि मुर्गे वगैरह हो गए या फिर जो चिड़ियाँ वगैरह है या पंछी है उनको पेट की तरह रखते हैं यहाँ पर। क्रेजी भाई, देख सकते हो आप किस तरह रखे हुए हैं। एक रेस्टोरेंट है, आप सामने देख सकते हो पूरा, और इसके अंदर किस तरह मुर्गे ऊपर खंबे पे टंगा रखे हैं, इनको बांध रखा है भाई। ये देखो वाइट कलर का मुर्गा भी आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देख सकते हो, इसका पैर बांध रखा है अगर आपको दिख रहा हो तो। क्रेजी भाई, अलग ही शौक है वियतनाम के लोगों के। ऐसे शौक आपने कहीं नहीं देखे होंगे, मतलब कि कहीं दुनिया में देखा है कि भाई ऐसे पोल के ऊपर रेस्टोरेंट के बाहर जो है मुर्गे बांध रखे हैं। क्रेजी भाई क्रेजी। और भाई यहाँ पर देखो चप्पल भी रख रखे हैं, देखो बड़े बड़े चप्पल। अब ये पता नहीं क्यों रखे हुए हैं यहाँ पर, या तो कोई चप्पलों की प्रमोशन चल रही है यहाँ पर, कोई आइडिया नहीं है। देखो भाई कितने बड़े चप्पल रखे हुए हैं और पूरा स्टैंड जो है शोकेस बना रखा है चप्पलों के लिए। चलो भाई, भूख लगी हुई है, सुबह से बैठे हैं बस के अंदर। अभी तक तो मैं सो ही रहा था, मतलब लगभग सारे रास्ते सोता ही आया हूँ। यहाँ पर थोड़ा बहुत खाना पीना कर लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सी बस में बैठ कर जाना है, इसमें जाना है, उसमें जाना है या इसमें जाना है। दूसरी बस में आकर बैठ गया हूँ भाई, देख सकते हो। पूरा फिट तो नहीं आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ की जो बसेस है ना उसकी सीटें जो है वो थोड़ी सी छोटी रहती है। मेरी हाइट जो है थोड़ी लंबी है, इसलिए मेरे को पैर जो है मोड़ कर रखने पड़ रहे हैं। बिल्कुल सीधे नहीं होते हैं पैर, अगर सीधे करूँ तो आगे से जो है नीचे से पैर मुड़ते हैं। कुछ ऐसी दिखती है अंदर से बस। आपने देखी होगी भाई वियतनाम की बसेस जो है वो स्लीपर बसेस ज़्यादा चलती है। अभी मैं आपको टिकट का प्राइस बता देता हूँ भाई। लगभग जो है मेरे $9 लगे हैं वहाँ से लेकर हनोई सिटी में पहुँचने के लिए, जो कि 277 किलोमीटर थी। ज़्यादा महंगी नहीं है, सही बताऊँ बसें ठीक है भाई। यहाँ की जो बसें हैं वियतनाम में सस्ती है, क्योंकि यहाँ पे जो गैस का प्राइस है, पेट्रोल का या डीजल का प्राइस है ना, वो सस्ता है इंडिया से। इंडिया में जैसे 100 रुपये के आसपास है, तो यहाँ पर जो है 70-75 रुपये के आसपास मान लो आप। $1 से सस्ता है, लगभग 20,000 है, 25,000 का $1 बनता है यहाँ के डोंग का, वियतनामीज डोंग का। तो इसीलिए जो बसेस का प्राइस है वो भी सस्ता है। तो भाई देख लो, आराम से लेटते हुए जाएंगे अभी। फाइनली भाई बस वाला जो है वो मुझे बिल्कुल रोड के बीच में उतार के चला गया। आप देख सकते हो जो वो उधर रास्ता जा रहा है वो एयरपोर्ट का है। वो एयरपोर्ट जो है यहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर मान लो, बिल्कुल हाईवे के ऊपर रोड के बीच में उतार के चला गया, ये टोल क्रॉस करते ही। क्रेजी भाई, आज का एक्सपीरियंस खतरनाक रहा, सही बताऊं। बस वालों ने बीच में पता नहीं कौन सी बस में सामान डाल दिया, कौन सी में मुझे बिठा दिया, बहुत ही अजीब। अब लैंग्वेज समझ नहीं आती है ना, तो उसका दिक्कत यहाँ पर समझ आती है अपने को कि अगर लैंग्वेज समझ आती हो तो बंदा थोड़ा रिलैक्स फील करता है। अब लैंग्वेज समझ ना आती हो ना, तो क्या चल रहा है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहती है कि बंदा कम से कम पता तो चल जाए भाई मेरा सामान कौन लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है। लेकिन कोई दूसरी बस में मेरा सामान आया, मेरे को किसी और बस में आना पड़ा। अब यहाँ पर बीच में उतार के चला गया है, और यहाँ पर टैक्सी वाले काफ़ी बंदे खड़े हैं। नीचे उतरते ही टैक्सी 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 करने लग गए, और 1.5 लाख रुपए मांग रहे थे। 1.5 लाख डोंग यहाँ के, जो कि ये मान लो 4 और 2 $6 हो गए। $6 सिर्फ 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के। और जो मैंने चेक किया है ऑनलाइन, ग्रैब ऐप जो है वियतनाम के अंदर चलता है, उसके अंदर सिर्फ $2 में मुझे टैक्सी मिल रही है, और $2 में मैं बैठ के एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। टर्मिनल 2 पे मुझे जाना है। जल्दी से चलते हैं एयरपोर्ट पे भाई, और देखते हैं कौन सी फ़्लाइट मिलेगी, कौन सी कंट्री की मिलेगी, वो मैं वहीं जाकर आपको बताता हूँ। फाइनली भाई एयरपोर्ट के अंदर पहुँच गया हूँ। शुक्र है कि भाई इंडिया की तरह नहीं है ये एयरपोर्ट, क्योंकि इंडिया के एयरपोर्ट में तो आप बिना टिकट के एंटर नहीं कर सकते हो। शुक्र है कि यहाँ पर मैं बिना टिकट के एंट्री कर ली है, और यहाँ पर थोड़ी देर मैं वेट करूँगा, आराम से बैठकर कुछ खाना पीना करेंगे, फिर टिकट बुक करवाते हैं। क्योंकि मैंने कुछ टिकट देखी है रास्ते में बस के अंदर, जैसे कि मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम मतलब लाओस की भी टिकट मैंने देखी है। जो सबसे सस्ती वो मलेशिया और थाईलैंड की पड़ रही है। तो मलेशिया का वीज़ा भी देखना पड़ेगा, ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर ऑन अराइवल है, मैं चेक करता हूँ। थाईलैंड का वीज़ा तो फॉर श्योर ऑन अराइवल है अपने लिए। तो मैं देखता हूँ कि जिस भी कंट्री की सबसे सस्ती टिकट अभी मौके पे मिलती है, उसी कंट्री में आप चले जाएंगे। शुक्र है कि भाई यहाँ पर कम से कम आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री तो कर सकते हो। इंडिया के एयरपोर्ट पे तो आप एंट्री भी नहीं कर सकते हैं बिना टिकट के। टिकट आपको गेट पर ही शो करनी पड़ती है। खाना पीना हो गया है भाई, इस रेस्टोरेंट में बैठकर बबल टी पी रहा हूँ।
और सब कुछ डिसाइड कर लिया है, फ़्लाइट वगैरह भी बुक करवा लिया है। बैंकॉक की जो फ़्लाइट है थाईलैंड की, वो सबसे सस्ती मिल रही थी मुझे, लगभग 6,000 रुपये की फ़्लाइट पड़ी है बैगेज के साथ। बैगेज के विदाउट मेरे को $20 और सस्ती पड़ रही थी, लगभग 4,800 कुछ रुपए की पड़ रही थी, लेकिन अब 6,200 रुपये की कुछ पड़ी है। तो ठीक है भाई, 6,200 रुपये की कोई महंगी नहीं है, और वीज़ा फ्री है, बिल्कुल भी फ़ीस नहीं है थाईलैंड के वीज़ा की। मैंने चेक कर ली है, बाकी वहाँ जाकर ही पता चलेगा भाई, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट आपको पता ही है दिक्कत आ जाती है। जो सच्चाई है वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है, आपको पता ही है। जो कोई बुरा मानेगा तो भाई वो मानो, क्योंकि जो बंदा घर पे बैठकर जज करता है सिचुएशन का, उसका कोई इलाज नहीं है। जिसको गलत कमेंट करना है वो करो, दिल खुल के करो भाई, कमेंट तो आ रहे हैं ना, उस चीज़ की खुशी है। और भाई फ़्लाइट जो है मेरी रात को 8:50 की है, अभी शाम के बज गए हैं 6। थोड़ी देर में चेक इन जो है स्टार्ट हो जाएगा, फिर निकलते हैं भाई थाईलैंड की तरफ। क्योंकि थाईलैंड भी जो है मैंने सिर्फ साउथ थाईलैंड जो है एक्सप्लोर किया हुआ है, जो नॉर्थ में चिंग माई वगैरह है वो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि वहाँ की वीडियो बन जाएगी, और नॉर्थ से जो है आप लाओस के अंदर बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, और लाओस का वीज़ा जो है मैं थाईलैंड में ई वीज़ा अप्लाई कर दूंगा। मैं इस बार रिस्क नहीं लेना चाहता भाई, अगर मेरे पास पहले से ई वीज़ा होगा तभी मैं बॉर्डर क्रॉस करूंगा, क्योंकि लाओस के अंदर बहुत सी ऐसी बॉर्डर है जो आपको ऑन अराइवल वीज़ा देती है। इंडियंस के लिए ऑन अराइवल वीज़ा है लाओस के लिए, लेकिन कुछ बॉर्डर्स ऐसी है जो उनके पास सिस्टम ही नहीं है ऐसा कि वो आपको वीज़ा प्रोवाइड कर सके। क्योंकि लाओस जो है वो आपको स्टिकर वीज़ा देता है, क्या पता उनके पास प्रिंटर या फिर चीज़ें है ही नहीं, मतलब स्टिकर वीज़ा प्रिंट करने के लिए, तो वो कैसे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और कुछ बॉर्डर के पास वो अथॉरिटी भी नहीं होती है कि आपको वीज़ा प्रोवाइड करवा दे। तो इसीलिए मेरे को नामियों वाली बॉर्डर पे एंट्री नहीं मिली थी। अब और क्या कर सकते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया थाईलैंड में रिलैक्स करूँगा 3-4 दिन, फिर अपनी नॉर्थ थाईलैंड की जो है चिंग माई की तरफ की ट्रिप स्टार्ट करेंगे। आगे आपको जो वीडियो देखने को मिलेगी भाई वो थाईलैंड की मिलेगी, पर लाओस ज़रूर जाएंगे, कुछ भी हो जाए ज़रूर जाएंगे भाई। सामने आपको एयर एशिया की फ़्लाइट दिख रही होगी भाई, उसमें मैं जा रहा हूँ बैंकॉक। ये अपना बोर्डिंग पास रहा, और सामने आप लाइन देख सकते हो लोगों की भाई। पहले तो लोगों ने वहाँ पर बोर्डिंग पास से चेक इन किया, और फिर यहाँ पर लाइन में खड़े हुए, पहले वहाँ पर लाइन में खड़े हुए, और मैं यहाँ पर आराम से अपना फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ। जब फ़ोन चार्ज हो जाएगा अच्छे से, और फिर वहाँ से अपा लाइन में लग जाएंगे। जब ये लाइन चलना शुरू हो जाएगी और मैं आराम से यहाँ पर बैठता हूँ थोड़ी देर। मुझे समझ नहीं आता भाई लोग जल्दी क्यों करते हैं। कोई भी एयरपोर्ट पे चले जाओ, कोई भी कंट्री में, मतलब मुझे समझ नहीं आता लोगों को यहाँ लाइन में खड़े होने में क्या मज़ा आता है, इतना बैग उठाकर, भारी उठाकर। थाईलैंड में एंट्री हो चुकी है अपनी, एयरपोर्ट के बाहर बैठा हूँ, अभी टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे कि पहली बार थाईलैंड आए हो, मैंने कहा नहीं, और कितने दिन के लिए आए हो, मैंने कहा 3 वीक्स। तो स्टैंप लगा दी और एंट्री हो गई है। मुझे वीज़ा मिल गया है 60 दिन का, 0 कॉस्ट पे, कोई पैसा नहीं लगा है, बिल्कुल फ्री। अब बस टैक्सी का वेट कर रहा हूँ, हॉस्टल निकलते हैं भाई। मज़ा आ गया, बड़ी खुशी हो रही है दोबारा थाईलैंड आकर। ये स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट नहीं है, मैं आया हूँ डॉन मुएंग एयरपोर्ट पे। स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट जो है वो अगर आप इंडिया से आते हो तो आपकी फ़्लाइट लैंड करती है। अगर मान लो आप वियतनाम या आस पड़ोस की कंट्री से आते हो तो यहाँ पर लैंड करती है फ़्लाइट। बाहर से थोड़ा सा एयरपोर्ट ऐसा दिखता है भाई, काफ़ी इंडियन भाई अपने यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं भाई अपने हॉस्टल की तरफ, टैक्सी बस आने वाली है। भाई रात के बज चुके हैं 12, और अभी आ गया हूँ मैं एक 7-Eleven में। मेरा होटल जो है बिल्कुल इस 7-Eleven के बिल्कुल सामने है, मैं आपको दिखा दूंगा। और 7-Eleven में भाई मैं पिछली बार थाईलैंड आया था ना, मैं हमेशा यहाँ पर एक चीज़ ट्राई किया करता था, पीता था। मतलब इनकी जो टी है, स्पेशल थाई टी, ये लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन लगे होते हैं, आप देख सकते हो गिलास के अलग अलग ऑप्शन लगे हुए हैं, जो दिल चाहे आप गिलास उठा लो। ये मीडियम उठाओगे तो 20 का, बात का मैं बता रहा हूँ, लगभग 35 बाट के 80 रुपये बनते हैं इंडिया के। तो आप देख सकते हो ये 26 का है। अगर लार्ज चाहिए तो मैंने भाई छोटे वाला उठाकर, ये आइस क्यूब मशीन है, इसमें पहले आइस से गिलास भर लो, और फिर जो भी टी आपको चाहिए वो इसमें भर लो। तो भाई ये सिस्टम मेरे को बड़ा बढ़िया लगता है यहाँ के 7-Eleven का। और पिछली बार जब मैं आया था मैं ऐसे ही किया करता था। देख सकते हो ये सैंडविच ले लिया, और एक ये ले ली, क्योंकि रात के बज चुके हैं 1, अब और कुछ तो खाने को मिल नहीं रहा। और यहाँ से मैंने सिम कार्ड भी ले लिया भाई, जो कि मुझे 200 बात की 30 GB डाटा मिला है, 200 बात का।
तो भाई सब कुछ मैं आपको चेंज करके बता दूंगा। ये कॉफ़ी वगैरह और ख़रीद लेते हैं, ये थाई टी और इस सैंडविच की भी पेमेंट कर देते हैं। बाकी कुछ तो मुझे वेजिटेरियन यहाँ पर मिला नहीं, और फिर मैं आपको मेरा होटल दिखा दूंगा। बढ़िया ज़बरदस्त रहता है भाई 7-Eleven। सही बताऊँ, जो आपका दिल चाहे सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है, और इजी एक्सेस और सस्ता भी रहता है। चलिए भाई, सामान ले लिया है, और ये जो सामने आप देख रहे हो बेज, ये मेरा होटल है। इसके टॉप फ्लोर पे चलते हैं, यहाँ पर रूफ टॉप बना हुआ है, उसके अंदर बैठ के आराम से खाना पीना करेंगे। अंदर से जो है होटल कुछ ऐसा दिखता है।